हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच। तो आपको पता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो अप्रोचेज़ हैं वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच में से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, राइट। तो आज हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। जो डिस्कशन का स्ट्रक्चर रहेगा, फ्रेमवर्क रहेगा, वो कुछ इस तरीके से बेसिक से इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई जो पॉलिटिकल सिस्टम में इसके पहले जो सिस्टम अप्रोच था उसमें क्या खामियां थी, क्या लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ में एक स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच डेवलप किया गया आलमंड एंड पॉवेल के द्वारा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल के जो मेजर मेरिट्स हैं या मेजर फीचर्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। सो गाइज़, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आपको वर्थफुल लगता है मेरा कंटेंट तो। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर ऑल दी सपोर्ट गाइज़। तो शुरू करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ में कि क्या है। तो आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आई थी, बिहेवियरल अप्रोच डेवलप किया गया था, एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बता दूं मैं। तो बिहेवियरल अप्रोच आया तो इसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाने में जोर दिया गया कि भाई पॉलिटिकल साइंस को अगर साइंस होना है तो क्या जो या दूसरे जो साइंसेज हैं, राइट, उनके साथ मैच करना है अपना क्वालिटी, तो क्या करना होगा, पॉलिटिकल साइंस को हमें जो कुछ फैक्ट्स हैं उन पे बेस्ड होना होगा, ना कि वैल्यूज़ पे। क्योंकि इसके पहले पॉलिटिकल साइंस में वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा रोल था, नॉर्मेटिव आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा रोल था। तो बिहेवियरल अप्रोच के बाद जोर दिया जाने लगा फैक्ट्स पे, वो भी एम्पिरिकल फैक्ट। अब ये एम्पिरिकल फैक्ट या एम्पिरिकल डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट किए गए, जिसके थ्रू हम फैक्ट को क्या कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिटी मतलब वैल्यूज़ में, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम कन्वर्ट कर सकें और जिससे कि बेटर कंपैरिजन कर सकें। तो इसके जैसे ही एक सिस्टम अप्रोच डेवलप किया गया था, लेकिन सिस्टम अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि जो सिस्टम अप्रोच है ये वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। जो अदर डेवलपिंग एंड जो नॉन डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं जैसे इंडिया या अदर एशियन नेशंस, अफ्रीकन कंट्रीज़, जो कभी ना कभी कॉलोनी रही हैं और अभी अभी डेवलप इंडिपेंडेंट हुई हैं, तो ये कंट्रीज़, ये सोसाइटी क्या है, डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो आप इसे कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो, कैसे फैक्ट यहाँ से कलेक्ट करेंगे, गेटिंग इट। तो ये कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, तो इनको ही इम्प्रूव करने के लिए एक और अप्रोच डेवलप किया गया, दैट वाज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, गेटिंग इट। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है, अप्रोचेस क्या है, बेसिकली टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, राइट। टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस डाटा की, गेटिंग इट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में दो अथॉरिटीज़ हैं, इनको कंपेयर करना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, राइट, इनका एनालिसिस करना है। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस इन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ये दो पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं, राइट, पॉलिटिकल सिस्टम है फॉर एग्जांपल। इनका हमें क्या करना है, इन दो इंस्टीट्यूशन को कंपैरिजन करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन का टूल अडॉप्ट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल जिसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करेंगे। दैट स्ट्रक्चर क्या है, पीएम की ऑफिस कहाँ कहाँ पर, इंडिया पे एंड यूनाइटेड किंगडम में। क्या करेंगे, हम इन दोनों ऑफिस को लेंगे, राइट, इंस्टीट्यूशन को लेंगे, हम देखेंगे कि इन दोनों ऑफिसेस के फंक्शंस क्या क्या हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में, राइट, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस या यूके की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अडॉप्ट किया। इसमें हम क्या करेंगे, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है एंड यूके की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसके फंक्शंस को एनालिसिस करेंगे, फंक्शंस को देखेंगे।
अब फंक्शंस में हम देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, और इसके आधार पे लास्ट में हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी ऑफिस ज़्यादा पावरफुल है या दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसमें जोर दिया जाता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, स्ट्रक्चर्स का मतलब इंस्टीट्यूशंस, और इन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या हैं और फंक्शंस के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये बेसिक आइडिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का। इंट्रोडक्शन, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो गई हो तो हम फर्दर चलते हैं। इंट्रोडक्शंस में आप क्या लिखेंगे, तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया कि सिस्टम अप्रोच में कुछ लिमिटेशंस थी पॉलिटिकल एनालिसिस में, जिसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भाई हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी तो देखना था, वहाँ के भी तो पॉलिटिकल सिस्टम को हमें स्टडी करना था, एनालाइज करना था, राइट। और जो ये पॉलिटिकल जो सिस्टम अप्रोच था ये कुछ ज़्यादा ही जनरल हो रहा था, मतलब वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़ जो थी, वेस्टर्न वर्ल्ड था जो जहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम मेच्योर था, वहाँ के हिसाब से सुटेबल था। ओके, तो हमें ज़रूरत पड़ी एक और इम्प्रूव्ड वर्जन की। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो ये मॉडल था, पहली बार डेवलप किया गया था, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो रेडक्लिफ ब्राउन एंड मालिनोव्स्की। लेटर कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे, टैलकॉट पर्सन, मेर्टन एंड लेवी, जिन्होंने डेवलप किया था। पॉलिटिकल साइंस में इसे डेवलप किया था ऑलमंड एंड पॉवेल ने। ओके, और इन्फ्लुएंस जो स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल अप्रोच को डेवलप करने का आइडिया जो कहाँ से लिया गया, कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, वो था डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल से, एंड दूसरा था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे ऑलरेडी दो अप्रोच एग्जिस्ट कर रहे थे, इनपुट आउटपुट मॉडल या पॉलिटिकल या सिस्टम अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इनको दोनों को इंटीग्रेट करके इनकी लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया गया, और इससे क्या हुआ, एक नया इम्प्रूव्ड वर्जन तैयार किया गया, दैट वाज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। और इस अप्रोच में हमारा जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया था फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन, राइट। जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में भी हमारे इंस्टीट्यूशन पे मेन फोकस किया गया था। ओके, इसके बाद से जो इनपुट आउटपुट मॉडल था, इसमें भी पॉलिटिकल सिस्टम में अप्रोच किया गया था, जो पॉलिटिकल यूनिट्स होती थी उस पे मेन ध्यान दिया गया था। तो अभी जो हमने नया इम्प्रूव्ड वर्जन तैयार किया है यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, उसमें हमने अपना फोकस कहाँ पर रखा, इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस पर। ओके, तो फोकस हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप अपने आंसर पे लिख सकते हो, एंड आई होप कि जो आपका ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके के फंक्शंस कंसीडर किए जाते हैं। तो जो जी ऑलमंड एंड कोलेमैन है, इन्होंने 4 तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आइडेंटिफाई किया था पॉलिटिकल सिस्टम में। इनका मानना था कि जो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर प्रेजेंट होती हैं। ये क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ज़रूर होंगे, राइट। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर यूनिवर्सल। क्यों भाई, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं ना, बिना इंस्टीट्यूशन या बिना ऑफिस के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना भाई। तो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे, ये यूनिवर्सल है। आज जैसे मान लीजिए हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ही देख लें, तो एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एंड कॉलेजेस में जो वीसी ऑफिस हो गई, प्रिंसिपल ऑफिस हो गई, चैम्बर्स हो गए, एचओडी का चैम्बर्स हो गया, ये क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के। एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हमारे। तो ठीक उसी तरीके से हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे, जैसे या तो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस होगी या प्रेसिडेंट की ऑफिस होगी, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वेरियस मिनिस्ट्रीज होंगी, इस तरीके से जुडिशियल मेंबर्स होंगे। ओके,
तो दूसरा है कि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। भाई ऑर्गेनाइजेशन या जो कोई अथॉरिटी बनाई गई है तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है ना। वीसी ऑफिस बनाई गई है मैनेजमेंट करने के लिए ना, यूनिवर्सिटीज़ के अफेयर को। अगर कोई एचओडी का चैम्बर बनाया गया है तो डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस हैं उसको मैनेज करने के लिए बनाया गया है। तो हर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का क्या होता है, कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। सही बात है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये मल्टी फंक्शनल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एचओडी ऑफिस अपनी आप देख लीजिए। मैं एग्जांपल अपने एजुकेशन सिस्टम के इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप अवेयर हो इस चीज़ से, तो बेटर कनेक्ट कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल एचओडी के ऑफिस ले लें तो वो कई तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट का फंक्शन, मैनेजमेंट का मतलब डिपार्टमेंट में कौन सी मीटिंग होगी, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, सेमिनार क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं उसको देखना। दूसरा देख रहे हैं कि एकेडमिक फंक्शन भी कर रहे हैं, आप देखोगे ना कि प्रोफेसर्स क्लास भी ले रहे हैं, तो मल्टी फंक्शनल हो गया। तो यही होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भी, मल्टी फंक्शनल जो रोल है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम इतना जो मॉडर्न स्टेट में आप देखोगे, एक एग्जांपल लेकर ये मिक्स्ड सिस्टम क्या है मैं ये समझाती हूँ कि किस तरीके से मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कल्चर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होता है। हम एग्जांपल अगर इंडिया की लें तो इंडिया में मान लीजिए पार्टी सिस्टम ले लेते हैं एग्जांपल। तो पार्टी सिस्टम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। लेकिन आप देखोगे कि इस मॉडर्न कंसेप्ट के साथ साथ ट्रेडिशनल कंसेप्ट या कैसे प्रेजेंट है कि अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ दो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन कास्ट के बेस पे हो रहा है, रिलीजन के बेस्ड पे हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल कल्चर भी प्रेजेंट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो मिक्स्ड सिस्टम हो गया कि जो मॉडर्न स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, मॉडर्न फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस भी है। गेटिंग इट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गए कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम के 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये समझ में आ गया आपको। तो अब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई तो इसके आधार पर ही हम इन फंक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, किसके फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जिसको डेवलप किया है जी ऑलमंड एंड पॉवेल ने इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इनके अनुसार ये कहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में 7 मेजर फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं अगर उस पॉलिटिकल सिस्टम को सस्टेन करना है या उस पॉलिटिकल सिस्टम को रेलेवेंट बने रहना है। अगर ये 7 फंक्शंस नहीं परफॉर्म किए जाते किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा तो वो सस्टेन नहीं करेगा और वो रेलेवेंट भी नहीं रहेगा। भाई ऐसे क्या 7 फंक्शन हैं ये देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब आप इसको मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं ना यार थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन होना चाहिए, हम अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करते हैं कि नहीं यार थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन करना चाहिए, थोड़ा बहुत बाहर निकलो, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ या पार्टीज़ अटेंड करो, हैंग आउट करो। क्या पूरे टाइम रूम में लेकर किताब लेकर पढ़ते रहते हो? जनरली हम कहते हैं ना ऐसा कि यार थोड़ा बहुत सोशलाइज करना अच्छा होता है, करना चाहिए। क्या मतलब है इस सोशलाइजेशन का? तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डेवलप करते हो वैल्यूज़, बिलीफ या नॉर्म्स आवर कम्युनिटी के। तो बीइंग अ स्टूडेंट, सोशलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके साथ इंटरैक्ट करना, और उस इंटरैक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, हम वैल्यूज़ अपनी डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे हम स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो यहाँ से क्या डेवलप होता है, हार्मनी का कॉन्सेप्ट, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, एक रिलेशनशिप बनती है, राइट।
एक ब्रदरहुड की फीलिंग आती है, यूनिटी बनता है, उसमें लीडरशिप भी डेवलप होती है, तो कई सारी क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं, हेल्प करते हैं। और इस तरीके से जब हम स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में उठते बैठते हैं तो क्या होता है, हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं और हमारा ओपिनियन कंस्ट्रक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 3-4 स्टूडेंट मिले और हमने बात किया कि प्रेजेंट टाइम पे इंडियन पॉलिटिक्स का क्या सीन चल रहा है, और हमने इस पर डिस्कशन किया, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया, तो हमारा भी तो ओपिनियन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। यही सेम चीज़ होती है पॉलिटिकल सिस्टम में। पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, इनकलकेट करते हैं वैल्यूज़ को, बिलीफ को, नॉर्म्स को एंड जो उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड होती हैं। तो बोला जाता है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो हमारा घर पे होता है, बट ऑब्वियस है पहला इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे लिए क्या होता है, फैमिली होती है ना। उसके बाद हम एजुकेशनल सिस्टम में जाते हैं, उसके बाद हम अदर जो लोकेलिटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे लाइक टेम्पल या अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ जाते हैं। तो पहला सोशलाइजेशन हमारा होम पे होता है, जहाँ पर हमारी वैल्यू सिस्टम बनती है कि जैसे एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना, वुमेन का रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, राइट, ये सारी चीज़ें। तो इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है, हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है, हमारा ओपिनियन कंस्ट्रक्ट होता है, हमारा ओरिएंटेशन डेवलप होता है, राइट। ओरिएंटेशन मतलब आपको पता चलता है कि आप किस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो, क्या आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हो, राइट। ये ओरिएंटेशन डेवलप होता है। आपके हिसाब से प्लानिंग कमीशन ठीक था या आपके हिसाब से नीति आयोग अभी ठीक चल रहा है, राइट, इस तरीके की चीज़ें। तो पॉलिटिकल फिनोमेना से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें, और इस तरीके से हमारी पॉलिटिकल एजुकेशन होती है। तो गॉट दिस कॉन्सेप्ट ना। नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है, जो 7 फंक्शन हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के समझ रहे हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये एक मेजर फंक्शन होता है पॉलिटिकल सिस्टम में। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कैसे, हर एक सोसाइटी के या पॉलिटिकल कम्युनिटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, गेटिंग इट। तो हम क्या करते हैं, जो हम इंडिविजुअली तो अपने लिए लड़ नहीं सकते, इंडिविजुअली तो हम अपने इंटरेस्ट को सेफ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, आप वेरियस स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिन्हें, जैसे पीयर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, वेरियस एसोसिएशंस। जैसे कि मान लीजिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपना स्टूडेंट यूनियन का, राइट। हम हर मतलब जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग जाकर तो कहीं अपने इंटरेस्ट को सेफ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल फ़ी हाइक हुई, आपने देखा इस चीज़ को कि कैंपस की जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसकी फ़ीस बढ़ा दी गई। अब इसका स्टूडेंट क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो हाँ, मतलब आप अकेले तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, तो आप क्या करोगे, एक ग्रुप बनाओगे, स्टूडेंट यूनियन बनाओगे और इकट्ठे आकर अपनी कलेक्टिव वॉइस रखोगे कि जो ये फ़ी हाइक हुआ है ये हमारे फेवर में नहीं है, हमारे लिए ये चैलेंज हो जाएगा इतनी फ़ी पे करना, राइट। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करते हैं हम, ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो कंपटीशन है उसके अगेंस्ट में हम फाइट कर पाएँ। और इसके लिए हम सहारा लेते हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स का, जैसे पीयर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स या एसोसिएशंस। जैसे फार्मर्स, जो किसान होते हैं वो अपनी यूनियन बनाते हैं, जो बैंक एम्प्लॉई हैं वो अपने यूनियन बनाते हैं, मेडिकल ग्रुप के अपना यूनियन हो गया, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका अपना ग्रुप हो गया, और अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉबी करते हैं गवर्नमेंट में, गेटिंग इट। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की मीनिंग समझ में आ गई। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वेरियस डिमांड्स हैं ना, जो ये कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स हैं, उनको पॉलिसीज़ एंड डिसीज़न में कन्वर्ट किया जाता है।
मतलब एक्शन लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फार्मर्स ने अपनी कलेक्टिव वॉइस रखी कि भाई एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म किया जाना चाहिए ताकि फार्मर्स को कुछ बेनिफिट हो सके, राइट, उनकी सेविंग्स बढ़ सके, उनकी लाइफ अच्छी हो सके। ओके, मान लीजिए इनकम, जैसे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को हमें डबल करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम को डबल करना है, ये इंटरेस्ट था और इसका आर्टिकुलेशन हो गया है फार्मर यूनियन के द्वारा। अब इंटरेस्ट एग्रीगेशन होगा नेक्स्ट प्रोसेस कि गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट करेगी और इसके आधार पर कुछ पॉलिसीज़ और डिसीजन लेगी। तो गवर्नमेंट एक बिल लेकर आती है, एपीएमसी रिफॉर्म बिल। एपीएमसी जिसमें जो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड मार्केट होती है उसका रिफॉर्म किया जाना है ताकि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट का बेटर प्राइस मिल सके और इस तरीके से उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएगी, उनकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये हो गया इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है और इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन में। तो स्ट्रक्चर्स, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसका एक नेक्स्ट और फंक्शन है, दैट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम्स जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं रिगार्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस होता है। अब इसके लिए कौन कौन से टूल्स काम करते हैं? मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल और आजकल एक इंटरनेट के टाइम पे चल रहा है सोशल मीडिया। इसके थ्रू हमारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब हम इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे हैं और हम इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं। ओके, आप देखोगे कि आपके ओपिनियंस क्या हैं, आप शेयर कर रहे हो या आपको दूसरे लोगों के ओपिनियंस आप तक पहुंच रहे हैं। सो पॉलिटिकल सिस्टम के जो फंक्शंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है वो शेयरिंग यहाँ पे हो रही है विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो ये सारे काम हो गए इनपुट्स के, मतलब ये सारे काम इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक के हो गए। अब नेक्स्ट काम आता है इन जो हमने अभी ऊपर देखा, इनपुट वेरिएबल्स को आउटपुट वेरिएबल्स में ट्रांसलेट करना है। अब ये क्या है? पहले हमने पढ़ा था इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जहाँ पर हम इकट्ठे अपनी वॉइस रख रहे थे। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट एग्रीगेशन जिसमें पॉलिसीज़ बनेंगी। फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस। तो इन सब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे मैसेज दे रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं कि भाई आप इन मुद्दों को कंसीडर करो, एक्नॉलेज करो। और फिर इसके बाद आउटपुट के रूप में क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एजुकेशंस। इनको अब देखते हैं, जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं इनके फंक्शन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो रूल मेकिंग, अब रूल मेकिंग आपको समझ में आ रहा होगा ना कि जो ये इंटरेस्ट हैं, जो डिमांड्स हैं, इनके आधार पे लॉ बनाना। ओके, जैसे ये प्राइमरी फंक्शन किसका होता है, लेजिस्लेचर का। ओके, नेक्स्ट है रूल एप्लीकेशन, जैसे कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो ये लॉ बनाए गए हैं इनको इम्प्लीमेंट करना। और नेक्स्ट है रूल एजुकेशन, मतलब अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एप्लीकेशन ऑफ द लॉज के टाइम पे कुछ कन्फ्लिक्ट आ गए, कुछ मैटर, मान लीजिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ओके, तो उनको रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा, ये जुडिशरी। सो ये फंक्शन हो गए, मेजर फंक्शन हो गए। तो आई होप कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये समझ में आ गया कि कैसे वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में और वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा और कंक्लूजन निकाला जाएगा। गेटिंग इट? तो अब इस अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम्स है भाई। अच्छा तो हमने देख लिया कि हाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ओके, लेकिन इस स्ट्रक्चर की भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच में था
और पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच में जो लिमिटेशंस थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको इम्प्रूव करने के लिए ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लाया गया था। बट स्टिल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अपने आप में परफेक्ट नहीं है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं? तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो इवन जो ये जो हमारा सिस्टम अप्रोच है ना, इवन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ये भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड था पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच से। और इसका प्राइमरी कंसर्न क्या है? खुद का सर्वाइवल करना। तो एनी हाउ क्या करना है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया ताकि ये सर्वाइव रह सके। बट थीम तो वही है ना, बेसिक फ्रेमवर्क तो वही है ना। और इस तरीके से स्टिल ये जो मॉडल है डिपेंड करता है या रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मॉडल को। और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बेस्ड है ऑन द एनालिसिस ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मॉडल। तो अभी भी ये पूरी तरीके से जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं उनको अभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर अभी भी ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन यही है कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं और उन इंस्टीट्यूशन के जो फंक्शंस हैं उसको ये अभी भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाने में सुटेबल नहीं है। गेटिंग इट? और एनी हाउ ये इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न लिबरल मॉडल हैं वो सुपीरियर हैं, चाहे वो हर एक प्रोसेस के द्वारा या हर एक फंक्शन के द्वारा, चाहे वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो, राइट, या इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, ये सारे जो फंक्शंस हैं इनके आधार पर ये मॉडल यही बताता है कि जो वेस्टर्न मॉडल हैं, जो वेस्टर्न लिबरल मॉडल है वो सुपीरियर है। और ओवरऑल जो सपोर्टर हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के, उनका कंसर्न यही है कि स्टेटस क्यू को मेंटेन रखा जाए। और इसी कारण से इस स्टेटस क्यू को जो मेंटेन करने का इनका जो पर्पस था, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इन्हें मिलता है मार्क्सिस्ट जो ट्रेडिशन है उससे। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, अभी भी ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को सुपीरियर कह रहे हैं। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं गोल्डनर का, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का। क्या लाइन यूज़ की है कि इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल कंजर्वेशन क्रॉप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं बाम्बरी का। वो कहते हैं कि डिफेंडर्स ऑफ बुर्जुआइज एट होम एंड इम्पीरियलिज्म अब्रॉड। तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जो सपोर्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बुर्जुआ सोसाइटी है, राइट, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने होम पे, मतलब अब्रॉड पे, एंड इम्पीरियलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर इनकी कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से इसका क्रिटिसिज्म किया गया है। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल समझ में आया होगा और ये जो अप्रोच है वो समझ में आया होगा। इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करना एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए अपनी आंसर की वैल्यू एडिशन के लिए। गेटिंग इट? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आई होप कि जो डिफरेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया है कि आप आंसर लिख सकते हो इस पर। And thanks for watching guys, and once again I would like to request you, please subscribe my channel and share with others to support me. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye, take care.